नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग बेहतरीन तरीके से मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू किए हुए हैं और इसमें आज चौथा लेक्चर पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 2 क्लास कर लिए हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे कि सल्तनत काल हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। जस्ट महमूद गजनवी के बाद ही एक लेक्चर और आएगा, इसके बाद सल्तनत काल स्टार्ट होगा, जिसमें कि आप देखेंगे गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इस तरह क्रम से आते चले जाते हैं। उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। वहाँ से आपके सुपर टेट, यूपी टेट में इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में काउंट टू क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद आपका किसी भी सेमेस्टर, किसी भी आपके एग्जाम्स की तैयारी करो भाई, चाहे वह पीसीएस लेवल का ही क्यों ना हो, चाहे वह अदर एसएससी हो, चाहे आपका यूपीएसआई हो, यूपीएससी हो, वैसे भी आप लोग को सारे फॉर्म्स अप्लाई करने चाहिए। ठीक है ना। जब आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, एक तरह से ब्यौरा बना के चला जा रहा है, तो अच्छे तरीके से तैयारी करें। यह चीज़ें आपको सुपर टेट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम आएंगी भाई। अनेक चीज़ें जो दी जा रही हैं उसका आप बेहतरीन तरीके से उपयोग करें और अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते हुए चलें। चलिए, आज हम इसी क्रम में चौथा लेक्चर है महमूद गजनवी। दोस्तों, भारत पर सबसे पहला आक्रमणकारी विदेशी कौन सा था? तो बताएंगे अरब लोग थे, अरबवासी। दोस्तों याद रखना, अरब अगर आपसे पूछता है तो। दूसरे नंबर पर तुर्क आते हैं, तो भारत में तुर्कों का आक्रमण आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके क्रम में ही हम देखेंगे सबसे पहले, अब ऐसा नहीं कि जल्दी से तुरंत आ गया महमूद गजनवी। महमूद गजनवी तुरंत थोड़े आता है भाई। इसके पिताजी के पिताजी, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, उसके बाद होता है ना, सबका बदला लेगा रे तेरा अली। किसका किसका? बाबा का, फूफा का, नाना का, काका का, काकी का, भैया का, बहनी का, सबका लेगा रे। याद रखना। तो इस तरह की नारेबाजी, ये तो नारेबाजी में होता है ना, फिल्मों में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर रियलिटी है। यह महमूद गजनवी दोस्तों बहुत ही ताकतवर, गजब पर्सनालिटी का बच्चा, कभी भी न हारने वाला, न हार मानने वाला। सिर्फ एक जगह लड़खड़ाया था दोस्तों, उसका नाम था विद्याधर। विद्याधर से जब इसकी लड़ाई हो रही थी तो वहाँ पर संधि वगैरह देखने को मिलेगा हमको 1021 और 1022 के आसपास में। तो हम क्रम से स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखते चलिए। तो सबसे पहले जो इसके दादाजी रहते हैं उनका नाम रहता है अलप्तगीन। क्या नाम रहता है? अलप्तगीन। अलप्तगीन लिख लीजिएगा भाई, अलप्तगीन। दोस्तों अलप्तगीन, इसने सबसे पहले 10वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी का मतलब समझते हैं ना, इस समय हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं। किस शताब्दी में भाई? 21वीं शताब्दी में। ठीक है ना, क्योंकि 2021, 2020, 2023, 2022, 2024 इस तरह चल रहा है। जैसे हम चले जाएंगे 2101, 2102, 2102, 3 में, इस तरह हम 22वीं शताब्दी में इंटर करेंगे। इस तरह से 10वीं शताब्दी में था, यानी कि 901, 902, 903, 904, इस तरह से 1000 लगने वाला था। ठीक है ना। तो इसने सबसे पहले, जो अलप्तगीन था साथियों, यह सबसे पहले 10वीं शताब्दी में गजनी एक जगह है दोस्तों अफगानिस्तान में। अभी सारी बातें एक एक चीज़ें आप लिखते चलो, बस सुनते चलो कहानी की तरह, क्योंकि इतिहास इसीलिए तो है। इतिहास इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि कहानी के अगर मुद्दे से अगर कोई पढ़ाता है ना तो बहुत मजा आता है। तो सुनते चलो, आनंद आएगा 100%। इसने सबसे पहले 10वीं शताब्दी में दोस्तों गजनी एक जगह है अफगानिस्तान में, गजनी में एक स्वतंत्र राज्य यानी कि तुर्क की स्थापना की, तुर्क की नींव डाली, जिसका नाम था गजनी। मतलब कि एक गजनी में ही, गजनी के आसपास ही तुर्क की स्थापना की, जिसका नाम रखा तुर्क राज्य। याद रखना साथियों, तुर्क राज्य की जो स्थापना यानी कि नींव जिसने डाला था उसका नाम था अलप्तगीन। यही अलप्तगीन महमूद गजनवी का दादा था, पापा नहीं, दादा था भाई, बाऊ नहीं थे इसके। ये कौन थे? दादा थे इसके, दादा थे। तुर्क, किसका भाई? तुर्क राज्य का नींव इसने डाला था, याद रखना। तो अलप्तगीन का पुत्र आता है, उसका नाम रहता है सुबुक्तगीन। क्या? सुबुक्तगीन। क्या नाम रहता है भाई इसके पुत्र का? नाम सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन नाम रहता है, सुबुक्तगीन रहता है। अब ये थोड़ा सा लड़ाई वड़ाई करता है, लेकिन जहां इसको जाना चाहिए था भारत में नहीं पहुंच पाता है। देखना, सुनिएगा सारी बातें। तुर्कों का भारत पर आक्रमण इसी के नेतृत्व में स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला अगर पूछता है आक्रमण किसने किया तुर्कों का, बेहतरीन आक्रमण भारत में, तो याद रखना उस समय आप नाम लोगे महमूद गजनवी का। लेकिन अगर पूछेगा किसके नेतृत्व में सबसे पहले प्रयास किया गया था, तो याद रखना सुबुक्तगीन। क्या नाम रहता है? सुबुक्तगीन, जो महमूद गजनवी के पिताजी थे, यानी कि अलप्तगीन का बेटा सुबुक्तगीन था साथियों। इसके नेतृत्व में सबसे पहले आक्रमण किया गया, भारत पर हमला करने का ब्यौरा बनाया गया। जैसे ही ये लोग आक्रमण करते हैं साथी, पता है आपको, जैसे कि भारत का नक्शा बनाए, इधर देखें भारत का नक्शा इस प्रकार से है कुछ, और इधर कोने में कहीं अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है ससुरा। लेकिन अफगानिस्तान में दोस्तों आपने पढ़ा होगा 2 दर्रा। क्या कौन सा दर्रा भाई? गैमल और खैबर, गैमल और गोमल और खैबर करके है ना, दर्रे हैं 2।
उसी जगह से अरबवासी हो गए, तुर्कवासी हो गए, सब कुछ उसी जगह से आ रहे थे भैया। वो तो बाद में बंद होता है 1498 में ना, अरबों का आक्रमण वगैरह हो जाता है, अरब उसे सील कर देते हैं, तब निकलता है वास्को डी गामा 1498 में। वह पानी के रास्ते का भारत का खोज करता है, जिसका नाम होता है कोप ऑफ गुड होप, है ना, पता है कि नहीं? तो बस वो भी पढ़ेंगे हम लोग। जैसे ही स्टार्ट करेंगे पहले मिडिवल लिस्ट खत्म कर लें, फिर चलेंगे आधुनिक में, फिर उसके बाद आएंगे पुराना वाला, क्योंकि सबसे पहले इसी जगह से प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों खैबर से और गोमल से ये एंट्री किया भारत में हल्ला बोलने के लिए। तैसे ही अफगानिस्तान में दोस्तों एक राजा रहता है, इसका नाम होता है जयपाल। जयपाल राजा रहता है साथियों, उसी जगह इसके साथ युद्ध हो जाता है। अंततः संधि हो जाती है दोनों लोग में, किसके किसके में? सुबुक्तगीन और राजा जयपाल, जो अफगानिस्तान का राजा रहता है, दोनों में संधि होती है, समझौता हो जाता है। जयपाल अपनी राजधानी दोस्तों किसको बनाया था, याद रखना, मतलब वहां पे संधि हो गई। अब यह संधि हो गई कि आप भारत में आक्रमण नहीं करोगे भाई, क्योंकि राजा का एक कर्तव्य होता है कि मतलब एक बार अगर जीतता चला जाता है, जीतते हुए आगे बढ़ जाता है, लेकिन अगर वहाँ पे संधि होती है तो उसको मानना पड़ता है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें विसारना होता है ना, मतलब कि मान के राजा के मतलब एक नियम कानून होता है उन लोगों का कि अगर जीत गए तो ठीक है, हम बंदी वगैरह बनाएंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर जीते नहीं, संधि हो गई, तो संधि पे अमल रहना है। इस वजह से सुबुक्तगीन वहाँ से लौट जाता है। तो उसमें याद रखना, अभी पूरी तरीके से भारत पर आक्रमण नहीं हुआ है तुर्कों का, अब होगा। किस वजह से, अभी देखना उसकी वजह। साथियों अफगानिस्तान में जो जयपाल था काफ़ी ज़्यादा बलशाली था, इसके पुत्र भी आगे आएंगे, उसका नाम अभी हम लेंगे, उसका नाम रहता है आनंदपाल, जो किससे लड़ाई करता है जब जयपाल हार जाता है साथियों, किससे भैया? महमूद गजनवी से। तो महमूद गजनवी से लड़ने आता है इसका पुत्र, किसका? जयपाल का, उसका नाम रहता है आनंदपाल, वो भी हारता है ससुरा। सारी बातें क्रम से बताते चलते हैं, सुनिएगा दोस्तों। अब आते हैं जयपाल की राजधानी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बना है, तो बता दीजिए जयपाल की राजधानी का नाम क्या था दोस्तों? 4-5 नाम अपना रखा था। वय हिंद लिखिएगा, वय हिंद। अपने राजधानी जिस क्षेत्र में वो रहता था उसका राजधानी रखता था, नाम रखा था वय हिंद, पहला वय हिंद। इसी का नाम और था दोस्तों वय हिंद, पेशावर और उदभांड, यह सब पाकिस्तान वाले क्षेत्र थे साथी, पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र थे। उदभांड, पेशावर तो पूरी तरीके से पाकिस्तान में अब पड़ता है, पेशावर सिंध वगैरह के आसपास में पेशावर। और एक नाम और था साथी, वय हिंद, उदभांड, पेशावर, एक नाम और था इसका, चलिए 3 तो याद रख लीजिए पहले। यानी सुबुक्तगीन का आक्रमण करना एक प्रकार से दोस्तों कह लीजिए असफल हो जाता है इसी जगह। अब सुबुक्तगीन बेचारा वापस जाता है दोस्तों, वहाँ पर याद रखना साथियों, यह भारत में पहुँच ही नहीं पाता है। अब दोस्तों आता है सुबुक्तगीन का बेटा, जिसका नाम होता है भाई महमूद गजनवी। इसका पुत्र आता है जिसका नाम होता है महमूद गजनवी। सुबुक्तगीन का पुत्र का नाम क्या होता है, तो बताना महमूद गजनवी। तो एक चीज़ यहाँ से पूछ लेता है कि महमूद गजनवी के पिताजी का नाम बता दो, तो बता देना सुबुक्तगीन। यानी कि यह सुबुक्तगीन जो है महमूद गजनवी का तो उसमें क्या रहता है? पिताजी रहता है, याद रखना। अब महमूद गजनवी जी दोस्तों बहुत ही अच्छा पर्सनालिटी का, बहुत ही खतरनाक रहता है साथियों, जिसको हराने वाला शायद ही कोई पैदा था। लेकिन लास्ट में एक जगह हमको देखने को मिल जाता है मनमुटाव, क्या एक तरह से बराबरी का मुद्दा होता है वहाँ पर। एक रहते हैं, आ जाते हैं दोस्तों विद्याधर, है ना, उनके साथ होती है इनकी लड़ाई। अब हम क्रम से इसकी लड़ाई पढ़ते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये गजब का पर्सनालिटी वाला, लंबा चौड़ा दोस्तों, गजब का था, जीवन में कभी हार नहीं माना दोस्तों। महमूद गजनवी कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया, और 17 के 17 बार में इसका उद्देश्य था, पहले यह जान लें, ये किस वंश का था? तो यामनी वंश का, लिख लीजिएगा, पूछा गया है दोस्तों। छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपसे पूछा जाता है अनेक पीटी के एग्जाम में। पीटी में अगर आप अच्छे तरीके से 3-4 बार से सुन लेते हो ना, तो रिटेन एग्जाम में भी बैठने लायक हो जाओगे, बस सुन लेना दोस्तों। अगर बात करें महमूद गजनवी दोस्तों, इसके वंश का क्या नाम था? यामिनी। क्या नाम था? यामिनी वंश का रहता है। अभी इसके दरबारी जो रहते हैं महमूद गजनवी के, यामिनी के नाम से ही बहुत सारे बुक लिखे हैं, हम बताएंगे, घबराइए मत। यामिनी यानी यामिनी वंश का रहता है महमूद गजनवी साथी। अब देखिएगा महमूद गजनवी दोस्तों कुल 17 बार, ये भी लिख लीजिएगा, 17 बार भारत पर आक्रमण किया। किस उद्देश्य से किया? इसका उद्देश्य नहीं था कि हम चलेंगे वहाँ पे राजपाट करेंगे, अंग्रेजों की तरह इसका कोई लालच नहीं था कि हम चलेंगे राजपाट करेंगे, वहाँ के सारे जो राजनीतिक पावर हैं अपने हाथ में ले लेंगे। यह बिल्कुल इसका मन नहीं था। इसका मन था सिर्फ जितने मंदिर हैं सबको तोड़ फोड़ में देना। मुस्लिम था ना, तो मुस्लिमों का आज से नहीं, अब तो हमारे देश के मुस्लिम तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन बाहर के जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी आए, लगभग महमूद गजनवी की बात कर लें तो ये सारे मंदिरों को तोड़ता तक चला गया।
जितने मंदिर मिले सबको तोड़ दिया और जितने रुपए पैसे हीरे जवाहरात थे उसको लूटने पे सिर्फ यह उतारू था। इसका उद्देश्य यह नहीं था कदापि कि चलेगा यहाँ पर राजपाट करेगा साथियों, तो लिख लीजिएगा इसको। ये केवल इस उद्देश्य से भारत में आया था कि चलेंगे भारत को लूट लेंगे। दोस्तों अभी आप लड़ाई का क्रम देखेंगे तो उसमें आप एक चीज़ और देखेंगे कि यह सोमनाथ का मंदिर पे भी हमला करता है। उस समय इसकी लड़ाई भीमदेव से होती है और वहाँ पर यह जीत जाता है और सोमदेव की मंदिर मतलब कि सोमनाथ के जितने शिव जी की मंदिर होती है, शिव का पिंड होता है, उसको उठा के ले जाता है अपने यहाँ मस्जिद में सीढ़ियों के रूप में यूज करता है। अभी हम सारी चीज़ें बताते चलते हैं, आप लोग लिखते चलें। इसकी सबसे पहली जो लड़ाई होती है साथियों किसके साथ होता है, वही जो इसके पिताजी को एक तरह से संधि किया था, जयपाल। जयपाल तुम्हारे शर्म के मर जाता है साथी, जयपाल याद रखना, जयपाल। इसी का बेटा अभी आएगा, इसका नाम होगा, इसी के बेटे का नाम होगा अभी आगे आनंदपाल, लिख लीजिएगा आनंदपाल, इसी के पुत्र होता है आनंदपाल। बाद में इसकी भी लड़ाई होती है किससे भाई, महमूद गजनवी से। अब देखिएगा, अब सबसे पहले जब इसके पिताजी तो संधि कर चुके थे भाई, अब वो चले गए थे, लेकिन अब आता है जब महमूद गजनवी, तो महमूद गजनवी भी एंट्री करेगा जब भारत में, तो इससे सामना तो करना ही पड़ेगा भैया, इससे संधि कर लो। अगर नहीं जीत सकते इससे, नहीं जाना है, नहीं, अगर मतलब कि आप जाना है चाहते हो तो ये तो पहाड़ बन के खुद ही खड़ा है, पहले तो इसको हराओ पहले तब जाओ भारत। तो आता है भैया महमूद गजनवी। इन दोनों लोगों में भीषण युद्ध होता है, महमूद गजनवी और जयपाल में। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, महमूद गजनवी जीत जाता है। यह लड़ाई कब होती है याद रखना, पहली लड़ाई होती है इसका, पहली चढ़ाई भारत पे, पहला अभियान होता है इसका 1000 ईस्वी में। महमूद गजनवी का पहली लड़ाई 1000 ईस्वी में जयपाल के खिलाफ होता है और ये अफगानिस्तान में होता है और जयपाल को हार का सामना करना पड़ता है साथी। और कई सारे मतलब क्षेत्र जयपाल से जीत लेता है, जैसे कि पंजाब हो गया, पेशावर हो गया और अफगान के बहुत सारे क्षेत्र जो कि महमूद गजनवी को देना पड़ जाता है जयपाल को, जयपाल दे देता है। और यहाँ से वह शर्म के मारे दोस्तों, क्योंकि यह सोचता है कि जब वो मर जाता है इसी जगह, खुद मर जाता है, हार जाता है, लेकिन यह महमूद गजनवी उसे नहीं मारता है, यह शर्म के मारे मर जाता है कि भाई हमें हराने वाला इसके जब पिताजी नहीं रहे तो उसके पुत्र से हार गए, मतलब कि जब इसका पिता नहीं हरा पाया तो मतलब पुत्र से हार का सामना करना पड़ा मुझे, और इस शर्म के मारे ये डूब मरता है और अपनी जान दे देता है साथियों, याद रखना। इस वजह से बहुत सारे लोग इसे कहते हैं ईश्वर का शत्रु। ईश्वर का शत्रु क्यों कहते हैं, क्योंकि यह हार के डर से मर गया था। ईश्वर का शत्रु के नाम से जानते हैं। ईश्वर का शत्रु किसे कहते हैं तो बता देना, जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहते हैं। यह हमारे इतिहास में बहुत बार पूछा गया भाई। अब दूसरी लड़ाई होती है महमूद गजनवी की दोस्तों, चढ़ाई होती है अब्दुल फतेह दाऊद के साथ, वही दाऊद इब्राहिम जिसको मारा गया था पाकिस्तान में दोस्तों, याद रखना। उसी का आज नतीजा है कि हमको तालिबानियों का असर देखने को मिलता है दाऊद इब्राहिम पर। हम बहुत लोग थे और भी और सारे लोग थे दाऊद के साथ भी। चलिएगा अब दूसरी लड़ाई की तरफ चलते हैं भाई, दूसरी लड़ाई करवा देते हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ लड़ाइयाँ ही चलेंगी अभी आप लोग चलेंगे जब मध्यकालीन खत्म होगा उसके बाद थोड़ी सी लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी। बक्सर वगैरह देखेंगे, फिर उसे प्लासी वगैरह देखेंगे, फिर उसके बाद लड़ाइयाँ कम हो जाती हैं, है ना। फिर 1857 की क्रांति पे फिर उसके बाद लड़ाई खत्म, फिर उधर राजनीतिक स्टार्ट होगी, मतलब कि एक तरह से अहिंसावादी लोग आ जाएंगे, है ना। चलिएगा अब दूसरी लड़ाई साथियों इसका होता है अब्दुल फतेह दाऊद के विरोध में। अब्दुल लिखिएगा नाम, अब्दुल फतेह दाऊद दोस्तों यह लड़ाई होती है अब्दुल फतेह दाऊद का मोहम्मद गजनवी के साथ होता है। इसमें भी मोहम्मद गजनवी जीत जाता है। और ये कब होता है याद रख लेना, 1005 में पहला हुआ था 1000 में जिसमें कि जयपाल को हराया था। अब 1005 में अब्दुल फतेह दाऊद को हरा देता है साथियों। अब यह भी आक्रमण करके मुल्तान क्षेत्र को जीत लेता है दोस्तों। मुल्तान वही साथियों भारत का सबसे आखिरी छोर मुल्तान है। मुल्तान के बाद आगे गजनी पड़ जाता है, वही गजनी जो अब अफगानिस्तान में है, अब इस समय अफगानिस्तान में है। याद रखना साथियों, यह बहुत बार पूछा गया मुल्तान भारत का किधर का लास्ट छोर है, तो बता देना अफगानिस्तान की तरफ वाला। यानी कि मुल्तान किस क्षेत्र को जीत लेता है, मुल्तान वाले क्षेत्र को अब्दुल फतेह दाऊद जो है इसको सौंप देते हैं। हारने के बाद भाई तो क्या ही सही, देना ही तो पड़ेगा ही, कहाँ जाओगे बच के। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं आनंदपाल वही हमने बताया था जयपाल का पुत्र आनंदपाल आता है। आनंदपाल यह बहुत ही चालाक था। आनंदपाल जो है ना बहुत ही सात्विक दिमाग का था साथियों। इसको पता था कि जब मेरे पिताजी इसके सामने नहीं टिक पाए तो हम किस खेत के मूली हैं भाई, हम टिक जाएंगे। तो उसने याद रखना यह बहुत ही सात्विक दिमाग का था भाई।
अब आनंद पाल को यह भय सता रहा था कि अब हम तो हार ही जाएंगे। तो एक काम करते हैं, अपनी सेना प्लस, देखिए बहुत बार पूछा गया, अपनी सेना, ग्वालियर की सेना, कन्नौज की सेना, अजमेर की सेना, उज्जैन की सेना, कौन कौन सी, ग्वालियर, उज्जैन, अजमेर, कन्नौज और प्लस अपनी 5 सेनाओं का ये गुट बनाता है, संयुक्त रूप से हमला बोलता है। तो उसको कब बोलता है, 1005 के बाद 1008 में लड़ाई छिड़ती है महमूद गजनवी वर्सेस दोस्तों किसके साथ, आनंदपाल के साथ। इसमें महमूद गजनवी फिर से जीतता है और इन संयुक्त सेनाओं की हार हो जाती है। यहाँ पे फिर शर्म के मारे इनको छुपते छुपारे जगह नहीं मिलता है साथियों। अब आगे आ जाते हैं राज्यपाल एक पोस्ट नहीं, राज्यपाल नाम होता है दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं राज्यपाल साथी, इनके साथ भी होता है, किसके साथ, महमूद गजनवी फिर भिड़ जाते हैं साथियों इनके साथ। अब इस बार भी महमूद गजनवी की जीत होती है, लेकिन एक दोस्तों दिक्कत हो जाता है यहाँ पर। 1019 में कन्नौज का राजा राजपाल बिना युद्ध किए ही भाग जाता है। ससुरा, बिना युद्ध किए ही भाग जाता है, समझ रहे हो ना, जीतने को तो जीत ही जाता है भाई, युद्ध किए बिना भाग गए तुम इतने डर से कि महमूद गजनवी आ रहा है। यह 1018 लिख लेना, 1019 के बीच में ये लड़ाई छिड़ती है। लड़ाई क्या छिड़ती है, ये ससुरा भाग जाता है भाई, डर के मारे भाग जाता है साला। और भागता है तो मोहम्मद गजनवी अब ये नहीं कहता है भाई हम तुमको दौड़ा के मारेंगे, मोहम्मद गजनवी त्याग दे देता है भाई, छोड़ देता है। लेकिन वहाँ के जो राजा रहते हैं, बसिंदे रहते हैं, जैसे कि मान लो कि हमारे घर से कुछ दूर पे बाघों का हमला हुआ। अब बाघ तो डायरेक्ट हमारे घर पे आएंगे नहीं, बीच में जितने लोग मिलते जाएंगे उनको काटते पीटते ना आएंगे भाई, आदमी लोग मिलते गए। उसी तरह यह भी हाल था महमूद गजनवी का, पहले जीतते हुए एक तरफ से गुजर रहा था। अब जीतते जीतते क्रम में सबसे पहले मिल गया राज्यपाल। अब राज्यपाल के बाद वाले एक राजधानी थी, राज्यपाट था, जिसका नाम, जो वहाँ के हेड थे, जो वहाँ के राजा थे, उनका नाम था विद्याधर। अब विद्याधर के दिमाग में मतलब कि एक तरह से बात पनपी, इस ससुरा तो हार ही मान गया, इसको पहले मरवा ही दो। ये भाग कैसे गया, मर जाता तो सही रहता, ये भाग कैसे गया। तो विद्याधर दोस्तों संगठन बनवाते हैं और एक तरह से यह दोस्तों एक गुट बनाते हैं और उस गुट में इसको मारने की व्यू रचते हैं और इसको मार देते हैं राज्यपाल को। कौन, विद्याधर, ये नहीं मारते हैं, विद्याधर मारते हैं। यह बात पता चलता है किसको, महमूद गजनवी को। अरे साला, इसको तो हम छोड़े थे, ये विद्याधर कहाँ से टपक बैठे मारने के लिए। अब चलते हैं, अभियान करते हैं विद्याधर के लिए। अब निकल जाते हैं विद्याधर को मारने के लिए। याद रखना अगली लड़ाई विद्याधर के साथ। विद्याधर भी कम नहीं था साथी, बहुत ही शक्तिशाली था यह विद्याधर के साथ इसकी लड़ाई होती है। कब होती है तो बता देना साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसी जगह इसको मात यानी कि शिकस्त देखना पड़ा हमको। महमूद गजनवी को मतलब हार का सामना तो नहीं कहेंगे, एक तरह से संधि यहाँ पे होती है 1021 और 1022 में। 1021 और 22 में दोस्तों यहाँ पर एक संधि होती है विद्याधर और महमूद गजनवी वर्सेस। यहाँ पर महमूद गजनवी को थोड़ी सी शिकस्त देखने को मिल जाती है कि बराबर का रास्ता है भाई, अब यहाँ पर संधि नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इन दोनों के बीच एक बिजोड़ संधि होती है। उस संधि में पता है क्या कहा जाता है, महमूद गजनवी विद्याधर से कहते हैं यह संधि तो हो गई है, हम तुमको 15 किला देते हैं। कितने किले, 15 किला, लिख लेना दोस्तों, एक किला बहुत ही बड़ा होता है। 15 किला महमूद गजनवी किसको दे दिए, विद्याधर को। अब विद्याधर से कहा गया तुम भैया जो है ना, यह जो स्थान है, यह जो स्थान है इसको छोड़ दो। कौन सा स्थान, यह दोस्तों मोहम्मद गजनवी से बोला गया, विद्याधर से बोला गया, यह तुम स्थान जो है ना इसको छोड़ दो। कौन से स्थान की बात की है साथियों, बता देना। यह इनको किस स्थान को छोड़ने का कहा गया, कलिंजर का किला। कलिंजर का किला छोड़ दो भाई, तुम इस लायक नहीं हो, या फिर हमारा रास्ता न रोको, तुम कलिंजर किले से बाहर चले जाओ, हम उसके बदले तुमको 15 किला देते हैं। तो यहाँ पर इनको छोड़ के जाना पड़ता है साथियों, याद रखना, इसी को संधि कहते हैं। संधि का मतलब दोनों राजाओं का मानना, दोनों राजा आपस में मतलब एक तरह से बैठकर राय मशवरा कर लेते हैं, तुमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें हो जाना चाहिए, यह होता है संधि। तो इस प्रकार से यह कलिंजर छोड़कर चले जाते हैं और विद्याधर 15 किला ले लेते हैं। यहाँ पर एक ही हार हमको देखने को मिलता है महमूद गजनवी का, एक तरह से कहिए संधि थी यह 1021 और 1022 में। इसके बाद दोस्तों लास्ट इसका आक्रमण होता है सोमनाथ के मंदिर पर। कब होता है भाई, यह पूछा गया है, याद रखना। सोमनाथ के मंदिर पर यह कब आक्रमण करता है दोस्तों, इसको लिख देना। तो कब करता है भाई, बताना। सोमनाथ के मंदिर पर यह कब आक्रमण करता है। 1019 में तो इसी जगह था, 1021-22 में यहाँ पे आ गया। अब बताना
कब आक्रमण किया था? टोटल 17 बार इन्होंने आक्रमण किया है साथियों। कुछ मूल इसके जो आक्रमण हैं वो हम आपको बता रहे हैं, उसको आप लिखते चलिएगा। सोमनाथ का मंदिर भीमदेव मूलराज के कब्जे में था। किसके? भीमदेव मूलराज, लिख लीजिएगा। भीमदेव मूलराज इनका नाम था, बचपन का नाम था मूलराज। सोमनाथ की मंदिर, सोमनाथ के मंदिर में दोस्तों हमला बोल देता है। और यहाँ की दोस्तों, यहाँ पे तो भीमदेव को हराते ही हैं, भीमदेव हार जाते हैं, लेकिन दोस्तों इसका यहाँ के जो मंदिर होते हैं सोमनाथ के, वहाँ के जो शिवलिंग होते हैं, शिवलिंग, उसके पत्थर को ये उठाता है ससुरा। और जो यहाँ के जो उसके मस्जिद होते हैं, जामा मस्जिद, जामी करके होता है, जामी मस्जिद, अफगानिस्तान में एक जामी मस्जिद है, वहाँ पे ले जाता है और जितनी सीढ़ी होती है, सीढ़ी होती है, उस पर दोस्तों वो फेंकवा देता है हमारे पवित्र ज्योतिर्लिंग, है ना, शिव जी के मंदिरों को टुकड़े टुकड़े कर जाता है, फोड़ फाड़ देता है साथियों। एक तरह से लूट कर ले जाता है, पूरी जितने हीरे जेवरात संपत्ति थे सब सोमनाथ मंदिर से उठा ले जाता है। और एक तरह से कहता है यह हिंदू का देवता हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इस प्रकार से कहते हुए दोस्तों चला जाता है और हमारे सारे पत्थर को ले जाकर एक तरह से सीढ़ी का निर्माण कर देता है। भाई इसको लिख लेना। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब बनता है आपका कि जो ये सब जीतने के बाद महमूद गजनवी को उपाधि कौन कौन सी मिली थी, है ना, यह बहुत बार पूछा गया है, तो लिख लेना उपाधि। बस इतनी लड़ाइयाँ थी, इंपॉर्टेंट थी जो हमने बताया, बस इतने ही आते हैं। इसके सबसे पहले इसको गाजी की उपाधि मिली। इस गाजी का मतलब क्या होता है? गाजी का मतलब होता है साथियों, गाजी का मतलब लिखिएगा विधर्मियों का अंत करने वाला, विधर्मियों का अंत करने वाला गाजी। तो गाजी की उपाधि किसे मिली थी? महमूद गजनवी को। बहुत बार पूछा गया भाई। इसके बाद साथ ही एक उपाधि उसे और मिला था, बूता किशन की उपाधि दोस्तों। इसमें क्या कहा गया? मूर्ति भंजक, क्योंकि अब सारी मूर्तियों को तोड़ रहा था, तो मूर्ति भंजक के रूप में किसे जाना जाता है? बता देना, महमूद गजनवी को जाना जाता है मूर्ति भंजक के रूप में। साथी याद रखना भाई, यह प्रश्न बहुत बार बने हैं, आगे भी आपके एग्जाम में बनते रहेंगे। यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। पहली उपाधि गाजी का, दूसरा बूता किशन की उपाधि, मूर्ति भंजक के रूप में इसे जाना जाता है और इसे विधर्मियों का अंत करने वाला गाजी कहते हैं। एक उपाधि और था दोस्तों, सुल्तान। याद रखना, सुल्तान का सबसे पहली उपाधि दोस्तों किसे दिया गया? तो बता देना, सुल्तान की सबसे पहली उपाधि महमूद गजनवी को मिला था। यह बात याद रखना साथी। अब चलते हैं महमूद गजनवी के दरबारी के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, हमेशा बनते हैं। महमूद गजनवी के दरबारी कौन कौन से थे? लिखना। पहला दरबारी, पहला कौन था साथी? याद रखना, उर्बी। क्या नाम था भाई? उर्बी नाम था। इसके बाद यह थे अलबरूनी थे। फिर इसके बाद साथी आ जाता है अलबरूनी के बाद फिरदौसी आ जाता है। और इसके बाद साथी आ जाता है एक और होता है बैहाकी रहता है, बैहाकी करके है, बैहाकी। ये चार इसके दरबारी होते हैं दोस्तों। इनमें से जो यह उर्वी रहता है, पहले उर्वी के बारे में पढ़ लेते हैं। उर्वी दोस्तों यह शाही इतिहासकार रहता है, यह शाही, लिख लीजिएगा, शाही इतिहासकार होता है साथियों। यह दोस्तों किताब उल यामिनी और तारीख है यामिनी, किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी नामक बुक लिखा था। याद रखना, ये साथियों में पूछा जाता है। तारीख, क्योंकि यामिनी वंश का था महमूद गजनवी, इस वजह से किताब उल यामिनी और तारीख यामिनी यह गजनवी के लिए ही लिखा गया था उर्वी द्वारा, जो उसके इतिहासकार रहते हैं, शाही इतिहासकार साथी। यह हो गया इसके बारे में। अब चलते हैं अलबरूनी के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। अलबरूनी ने भी बुक लिखा था जिसका नाम था किताब उल हिंद। देखिए उसमें क्या था? यामिनी था, इसमें उल हिंद है। याद रखना, गड़बड़ाना मत भाई। उल हिंद अलबरूनी ने लिखा था। और तारीख ए हिंद और किताब उल हिंद, ये किसने लिखा था? बता देना, अलबरूनी ने लिखा था साथियों। याद रखना, अलबरूनी वही था जो दरबारी, वही दरबारी था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो पूछा जाता है महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला कौन सा दरबारी उसका था? तो बता देना दोस्तों, कौन था? अलबरूनी था दोस्तों। याद रखना, ये पूछा जाता है भाई दोस्तों। 11वीं सदी में ये भारत में आया था, यह भी लिख लेना। 11वीं सदी में तो हमारे महमूद गजनवी भी आए थे।
यानी कि मोहम्मद गजनवी के साथ ही आया था। इस बात को यहाँ पे पौड़ सबूत है ना, पूर्ण रूप से पूरा सबूत है साथियों। दोस्तों इसको बोला जाता था दार्शनिक, दार्शनिक, दार्शनिक या फिर यह दर्शन शास्त्र का ज्ञाता था। दर्शन शास्त्र का, दर्शन शास्त्र, गणित, दर्शन शास्त्र, गणित और ज्योतिष, ज्योतिष, संस्कृत, संस्कृत लिखिएगा, इस सबका ज्ञाता था साथी, ये सबका ज्ञाता था भाई। ज्योतिष लिख लीजिएगा इस प्रकार से, ज्योतिष, संस्कृत, इस सबका ज्ञाता था। इस वजह से उच्च कोटि का दर्जा मिला था, उच्च कोटि का विद्वान इसे कहा जाता था। ठीक है भाई। अब आ जाते हैं फिरदौसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों फिरदौसी। इसके बाद चलते हैं आगे। फिरदौसी दोस्तों यह भी एक दरबारी विद्वान था, यह भी दरबारी विद्वान था दोस्तों, किसका? मोहम्मद गजनवी का। और यह दोस्तों यह कह लिए शाहनामी, शाहनामी की रचना किया था, शाहनामी का रचना किया था दोस्तों। यह अफगानिस्तान का जैसे हम लोग के यहाँ होता है ना महाभारत, तो अफगानिस्तान का महाभारत शाहनामी को ही कहा जाता है। यह बात लिख लीजिएगा। इसे एक उपाधि दिया गया था फिरदौसी को साथियों। कौन सा उपाधि बता देंगे? पूर्व का हैमर, पूर्व का हैमर, हैमर मतलब हथौड़ा होता है, तो पूर्व का हैमर के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, इस तरह से उपाधि इसको मिली थी। अब एक रह गया बहयाकी। बहयाकी भी दोस्तों इसको तारिख ए सुबुक्तगीन, क्योंकि सुबुक्तगीन इसके पिताजी थे, है ना, तो तारिख ए सुबुक्तगीन दोस्तों सुबुक्तगीन क्यों लिखा था? एक मिनट, इसके पिताजी नहीं, इसके पिताजी थे भाई, मोहम्मद गजनवी के पिताजी थे ना सुबुक्तगीन, तो याद रखना। इस वजह से इसने लिखा था तारिख ए सुबुक्तगीन नामक बुक। किसने लिखा था तो बता देना, बहयाकी ने लिखा था साथियों। इसको क्या कहा जाता था? इसको एक उपाधि मिली थी जिसका नाम था पूर्वी पेम्स के नाम से जाना जाता था साथियों, ये याद रखना। दोस्तों एक यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों में, फरिश्ता। दोस्तों फरिश्ता में अगर देखें तारिख ए फरिश्ता भी एक बुक था, तारिख ए फरिश्ता। ये दोस्तों बहुत बाद में लिखा गया, तारिख ए फरिश्ता बहुत बाद में बुक लिखा गया। यह दोस्तों कह लीजिए कि आपके जो तारिख ए फरिश्ता एक और था बुक जिसका नाम था गुलशन ए इब्राहिम करके था, गुलशन ए इब्राहिम करके एक बुक था। यह दोनों बुक साथियों किसके द्वारा लिखा गया था बता देना, बीजापुर के शासक रहते हैं, मतलब यह किस समय लिखा गया था बता देना। यह फरिश्ता करके था एक आदमी पर्सन, वही लिखा था। और जो यह फरिश्ता था यह कहाँ का था दोस्तों? यह मोहम्मद गजनवी के दरबारी कवि नहीं थे। फरिश्ता किसका दरबारी कवि था बता देना दोस्तों? आदिल शाह, हम आगे पढ़ेंगे, अभी घबराना मत। आदिल शाह के दरबारी कवि था फरिश्ता। हम आपको इसी जगह बता देते हैं कि आप कंफ्यूज ना हो। आदिल शाह का दरबारी कवि फरिश्ता था साथियों। यह आदिल शाह बीजापुर कर्नाटक के शासक थे, भाई, बहुत खतरनाक शासक थे साथियों आदिल शाह। ठीक है ना, इनकी पुत्री वगैरह मतलब कि समझ सकते हो, बहुत खतरनाक थे। तो हम चलते हैं, अब कल मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर के साथ। इसी क्रम में एक एक शासक को लेकर हम पढ़ते चलेंगे। अब कल से हो सकता है सल्तनत काल स्टार्ट हो जाए। सल्तनत काल में सबसे पहले हम लोग गुलाम वंश पढ़ेंगे, गुलाम वंश की उत्पत्ति के बारे में कल गुलाम वंश खत्म कर देंगे। इस तरह से क्रम से सारी चीज़ें सजा के पढ़ेंगे कि आपको कभी भी मध्यकालीन भारत में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। चाहे जिस भी एग्जाम में बैठ जाना, चाहे सुपर टेट आए, चाहे जो भी एग्जाम हो भाई, यूपीएससी तक में बैठ जाना, यहाँ से क्लियर करके ही आओगे। इसी क्रम में हम लोग बस साथ बनाए रखना आप, हम बेहतरीन तरीके से पढ़ते चलेंगे। सारे क्लासेस प्लेलिस्ट में पढ़े हैं, आ जाना और रिवीजन करते रहना साथियों। धन्यवाद।